Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Khalistan movement, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 internal security point of view. तो थोड़ा इस टॉपिक को बैकग्राउंड से समझते हैं, आखिर खालिस्तान मूवमेंट है क्या, इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है पेपर 1 में आ जाए, जीएस पेपर 1 में रीजनलिज्म के नाम पे ऐसे आ जाए, या फिर यहाँ अपने इंटरनल सिक्योरिटी में तो आ ही सकता है जीएस पेपर 3 में। तो बैकग्राउंड देखते हैं, डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो रीजन था पंजाब प्रोविंस, यहाँ पे दो तरह के लोग रह रहे थे, Hindi speaking as well as Punjabi speaking, and the Punjabi speaking people wanted to have a separate state for Sikh people. और फिर 1966 में पंजाब was trifurcated, 3 स्टेट्स बना दिए गए। अदरवाइज पंजाब प्रोविंस था, इसको ट्राईफर्केट करके 3 प्रोविंस बना दिए गए, पंजाब, हरियाणा एंड एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया चंडीगढ़। और सम ऑफ द हिली पार्ट्स, इस साइड के जो हिली पार्ट्स हैं, दे वेर मर्ज विद हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, देखिए राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पंजाब था, इट इंक्लूडेड मॉडर्न डे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड सम पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये ट्राईफर्केशन के बाद ये जो करंट स्ट्रक्चरिंग है वो अटेन हुआ, पंजाब अलग बन गया स्पेशली फॉर पंजाबी स्पीकिंग सिख पीपल, हरियाणा अलग बना, और यहाँ पे फिर चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी। तो इसके बाद वहाँ पे पंजाब के अंदर ये जो पंजाब जो नया रिजल्टेंट स्टेट बना पंजाब, यहाँ के अंदर एक सिख पॉलिटिकल पार्टी थी, अकाली दल, आज भी है, काफ़ी एक्टिव है। अकाली दल उस टाइम में पॉपुलर होने लगी क्योंकि अकाली दल ने ही और इनके मेंबर्स ने ही अलग से सिख लोगों के लिए स्टेट का डिमांड किया था, और ये स्टेट का डिमांड फुलफिल होने के बाद 1966 में अकाली दल स्टार्टेड टू बिकम पॉपुलर। एंड यू कैन सी कि रिलेटिवली यहाँ पे देखिए अकाली दल की सीटें बढ़ने लगी, और उस टाइम तक जो कांग्रेस पार्टी जो यूनियन लेवल पे भी सबसे डोमिनेंट पार्टी थी, स्टेट लेवल पे भी सबसे डोमिनेंट पार्टी थी, वो पंजाब के अंदर उसका जो पॉपुलैरिटी है वो अकाली दल के सामने कम होने लगा। एंड अकाली दल ने अच्छा फाइट दिया कांग्रेस को 1967 के और 1969 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में। लेकिन फिर 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, एंड उसके बाद इंदिरा गांधी बिकेम अ नेशनल हीरो। और फिर से पंजाब के अंदर, अब देखिए अकाली दल की पॉपुलैरिटी बढ़ी थी 1969 तक, लेकिन 1971 के बाद फिर से पंजाब के अंदर भी अकाली दल की पॉपुलैरिटी कम होने लगी और कांग्रेस की बढ़ने लगी। तो ये था पॉलिटिकल सिनारियो। और फिर अकाली दल बाय 1973 वाज लुकिंग टू रिवाइव इट्स फॉर्च्यून अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी। तो ये समझिए दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच का टसल है। पहले अकाली दल पॉपुलर हुआ क्योंकि उन्होंने पंजाब के लिए सिख लोगों के लिए अलग स्टेट पंजाब बनवा दिया। फिर कांग्रेस वापस से पॉपुलर हुआ बिकॉज ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। अब अकाली दल वाज लुकिंग टू अगेन मेक अ कम बैक, बिकम पॉपुलर, और फिर इसी प्रोसेस में उन्होंने एक रिजोल्यूशन बनाया, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन इन 1973। लुक, आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में 1973 में अकाली दल ने एक मीटिंग बुलाई, एंड देयर दे अडॉप्टेड आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन जो अकाली दल ने डिमांड किया भारत सरकार से, उसमें 2 मेन बातें थी। ऑटोनोमस रीजन फॉर सिख लोगों के लिए एक अलग से ऑटोनोमस रीजन बनाया जाए, एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पंजाब फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया। जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, उसी तरीके के ये लोग अपने लिए भी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन मांगने लगे अंडर आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। अब वापस से कांग्रेस की बारी थी, क्योंकि आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन लाते ही वापस से अकाली दल स्टार्टेड टू बिकम पॉपुलर। तो उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक वहाँ के लोकल लीडर, पंजाब के लोकल लीडर जरनैल सिंह भिंद्रावाले को सपोर्ट करना शुरू किया। एंड जरनैल सिंह भिंद्रावाले वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स लीडर, वेरी ऑर्थोडॉक्स सिख लीडर। ये आदमी कहता था कि अकाली दल वाले तो नकली सिख हैं, फर्जी सिख हैं, असली सिख तो मैं हूँ। ही वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स, एंड ऑर्थोडॉक्स या अपने आप को रियल सिख दिखाने के लिए ही वुड मेक ऑफेंसिव कमेंट्स और स्टेटमेंट्स फॉर हिंदूज एंड ऑल। तो इस तरीके से जरनैल सिंह भिंद्रावाले ने अपनी एक अलग पहचान बनाई एज रियल ऑर्थोडॉक्स सिख। और जरनैल सिंह भिंद्रावाले जो है अकाली दल को क्रिटिसाइज़ किया करता था कि अरे अकाली दल वाले तो नकली सिख हैं। तो अभी ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस है नहीं
कि जर्नैल सिंह भिंद्रावाले को कांग्रेस पार्टी ने स्टार्टिंग में सपोर्ट किया या इंदिरा गांधी जी ने स्टार्टिंग में सपोर्ट किया, लेकिन ये भी बात फैक्ट है कि कई सारे हिस्टोरियंस लिखते हैं कि स्टार्टिंग में जर्नैल सिंह भिंद्रावाले इतना पॉपुलर हो रहा था अग्रेसिव तरीके से, अकाली दल को वो अग्रेसिवली काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, बहुत बार उसने वायलेंस का भी इस्तेमाल किया, फिर भी उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ शुरुआती दिनों में। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी। तो ये है सिचुएशन। अकाली दल आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन लेकर के आती है, उनको काउंटर करने के लिए कांग्रेस जर्नैल सिंह भिंद्रावाले जैसे एक ऑर्थोडॉक्स लीडर और उसके सपोर्टर्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। तो अकाली दल डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर पंजाब एंड गॉट इट इन 1966। स्टिल कांग्रेस वन इन 1972, क्योंकि बीच में 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो गया। तो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन बाय अकाली दल इन ऑर्डर टू मेक देम पॉपुलर अगेन, एंड in Anandpur Sahib resolution they demanded for autonomous state Punjab and separate constitution, but Congress promoted another Sikh Bhindrawale to counter the popularity of Akali Dal amongst the Sikhs। लेकिन भिंद्रावाले कहा जाता है कि जर्नैल सिंह भिंद्रावाले टर्न्ड ए फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर। फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर क्या होता है? दिस टर्म इज यूज टू एक्सप्लेन समबडी हु गोज अगेंस्ट देयर ओन मास्टर और अगेंस्ट देयर ओन क्रिएटर। Frankenstein monster is someone who harms its own creator, its own master। and जर्नैल सिंह भिंद्रावाले को फ्रैंकेस्टीन मॉन्स्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1971 में पाकिस्तान बाइफर्केट हुआ, ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। पाकिस्तान वाज लुकिंग फॉर सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, इंडिया के भी वो पार्टीशन कराने की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा था, और उसको अपॉर्चुनिटीज़ दिखें जर्नैल सिंह भिंद्रावाले के फॉर्म में कि यहाँ पे जर्नैल सिंह भिंद्रावाले अपने आप को हार्ड कोर सिख बता रहा है, वो बाकी हिंदुओं के खिलाफ अग्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। तो पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली जर्नैल सिंह को सपोर्ट करना शुरू किया कि तुम अब पंजाब को एक सेपरेट कंट्री बनाने का डिमांड करो और हम फिर तुमको इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे और बाद में डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे और पंजाब को एक अलग देश बना देंगे। नेचुरली भिंद्रावाले गॉट इंटरेस्टेड इनटू दिस ऑफर। उसको लगा कि यार मैं अलग देश बना लूँगा, वहाँ का बड़ा लीडर बन जाऊँगा। एंड दैट इज़ हाउ जर्नैल सिंह भिंद्रावाले स्टार्टिंग में तो कांग्रेस के सपोर्ट से बढ़ रहा था शायद से, ऐसा हिस्टोरियंस लिखते हैं, लेकिन बाद में वो कांग्रेस के अगेंस्ट भी हो गया, अकाली दल के अगेंस्ट भी हो गया, पूरी तरह से एक टेररिस्ट ग्रुप में उसने अपने आप को और अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको एक टेररिस्ट ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ही गॉट आर्म सप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान, got human support from Pakistan, and Pakistan was willing to take revenge of Bangladesh, and Jarnail Singh Bhindrawale, that is the reason why turned against Akali Dal as well as Congress both। और कांग्रेस पार्टी को, इंदिरा गांधी जी को ये बात समझ आ गई कि उनसे एक ब्लंडर मिस्टेक हो गया है, जर्नैल सिंह भिंद्रावाले जैसे टेररिस्ट को उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। भिंद्रावाले ने क्या किया? गोल्डन टेम्पल, पंजाब के अंदर गोल्डन टेम्पल है या हरमिंदर साहिब जिसको कहते हैं अमृतसर के अंदर, और वहाँ पे उसने अपना डेरा बना लिया, अपना अड्डा बना लिया। वो उसके जो जितने भी टेररिस्ट सपोर्टर्स थे उन्होंने गोल्डन टेम्पल में ही अपना डेरा या अड्डा बना लिया। दे गॉट देमसेल्फ स्टेशनड इनटू द गोल्डन टेम्पल। अभी गोल्डन टेम्पल से ही वो अपने सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह पूरे इंडिया में कर रहा था। तो इट बिकेम ए मैटर ऑफ स्कॉर्ज डिफ़िकल्ट इशू फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी वांटेड टू एंड दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल। इसको ख़त्म करना चाह रही थी, लेकिन गोल्डन टेम्पल में छुप के बैठा था। कई सारे जो हार्डकोर सिख ऑर्थोडॉक्स सिख हैं उसका सपोर्ट भी मिल रहा था उसको, वहाँ से वो टेरर एक्टिविटीज़ स्ट्राइक कर रहा था, कंडक्ट कर रहा था। तो इसलिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बना भारत सरकार के लिए। भारत सरकार ने फाइनली 5 जून 1984 को फैसला किया कि इंडियन आर्मी एक ऑपरेशन लॉन्च करेगी जिसमें जर्नैल सिंह भिंद्रावाले को काउंटर किया जाएगा, फ्लश आउट किया जाएगा गोल्डन टेम्पल से। और 5 जून 1984 को इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन ब्लू स्टार, और एक दिन तक फायरिंग वगैरह चली, कुछ बॉम्बार्डिंग भी हुई, क्रॉस फायरिंग की जर्नैल सिंह और उसके सपोर्टर्स ने। इंडियन आर्मी 6 जून को गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस करके जर्नैल सिंह को मार गिराया। बट इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या? फायरिंग हुई, टैंक्स घुसे गोल्डन टेम्पल के अंदर, फायरिंग हुई। गोल्डन टेम्पल में अकाल तख्त है, अकाल तख्त मतलब सीट ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ। देखिए सिखों के 10 गुरु हैं और 10वें गुरु के बाद उन्होंने क्या किया कि एक अकाल तख्त गोल्डन टेम्पल में बनाया, एक प्लेस, ए सीट, जहाँ पे उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को रख करके या आदि ग्रंथ को रख करके उसी को बना दिया परमानेंट एटर्नल गुरु ऑफ
सिक्स। सो अकाल तख्त इज अ सीट ऑफ आदि ग्रंथ एटर्नल गुरु ऑफ सिख। और वहाँ पे ये, अब इसका मतलब है कि ये काफ़ी पायस या सैक्रेड जगह है सिखों के लिए, और वहाँ पे गोलीबारी होना, ऐसे टैंक का जाना, नेचुरली ये सिख सेंटिमेंट को हर्ट किया इसने, ये जर्नैल सिंह को मारने के लिए। और जर्नैल सिंह को काफ़ी सारे ऑर्थोडॉक्स सिख्स का सपोर्ट भी था, प्लस आपने गोल्डन टेम्पल के अंदर टैंक भिजवा दिया। तो भारत सरकार और उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ कई सारे जो सिख्स हैं वो एंटी इंदिरा सेंटिमेंट फैलाना शुरू कर दिए पूरे इंडिया भर में। अमंग्स द सिख एक तरीके का हेट्रेडनेस इंदिरा गांधी के लिए शुरू हो गया। और 5 जून को या 6 जून को गोल्डन टेम्पल से जर्नैल सिंह को मार करके निकाला गया था। और 31 अक्टूबर 1984 को 4 एंगर्ड सिख बॉडीगार्ड ऑफ इंदिरा गांधी किल्ड हर, असैसिनेटेड हर। उसके बाद जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, सी वॉज द वेरी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दैट टाइम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, व्हेन सी वॉज असैसिनेटेड, तो फिर एंटी सिख राइट्स होने शुरू हुए इंडिया में और 4000 से भी ज़्यादा सिख मारे गए। इसके कारण सिख लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया। उस टाइम में जो नए नए प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, उन्होंने आप समझिए काफ़ी एक ये एंटीपैथिक स्टेटमेंट भी दे दिया कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो ज़मीन में थोड़ा बहुत तो टर्बुलेंस या वाइब्रेशन तो होगा ही। मतलब इस साइड कि अगर इंदिरा गांधी जैसे लीडर मरी हैं तो इस तरह की तो छोटी मोटी घटनाएं होंगी ही। एक्चुअली मेंट दैट 4000 सिखों का मरना एंटी सिख राइट्स में, उसको वो उनको छोटी घटना लग रही थी। ये जो थोड़ा बहुत तो ज़मीन में टर्बुलेंस होगा ही, थोड़े बहुत तो वाइब्रेशंस होंगे ही, एंड दैट फर्दर एंगर्ड सिख। इनफैक्ट इतना ज़्यादा लोग गुस्सा हो गए कि कांग्रेस पार्टी के जो सीएम थे उस टाइम में पंजाब के अंदर, सीएम बींद सिंह, ही वॉज ऑल्सो किल्ड। और फिर कई सारे ऐसे वहाँ पे इंसर्जेंट सेक्सेशनिस्ट ग्रुप्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, बब्बर खालसा, इस तरह के ग्रुप्स आने शुरू हो गए। एंड दे वांटेड टू हैव ए सेपरेट कंट्री फॉर देम, फॉर सिख्स, जिसका नाम वो पंजाब रखते। सो इस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ। तो जो मूवमेंट जर्नैल सिंह करा नहीं पाया, वो मूवमेंट जर्नैल सिंह के मरने के बाद पॉपुलर हुआ, प्रोमिनेंट हुआ, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार आप गोल्डन टेम्पल के अंदर जो हो गया था, जिस कारण से बाद में जर्नैल सिंह के मरने के बाद खालिस्तान मूवमेंट एक्चुअली बिकेम स्ट्रॉन्ग फ्रॉम 1984, स्पेशली आफ्टर सिख राइट्स। आप समझिए लगभग 10 सालों तक ये खालिस्तान मूवमेंट बिकेम वेरी और रिमेंड वेरी स्ट्रॉन्ग। बट इन द मिडिल ऑफ द 1990s धीरे धीरे द खालिस्तान मूवमेंट स्टार्टेड टू स्लो डाउन। अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा नहीं, खालिस्तान मूवमेंट मेनली चल रहा है बिकॉज ऑफ द फंडिंग सपोर्ट कमिंग फ्रॉम कंट्रीज लाइक कनाडा, यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, जहाँ के सिख लोग जो हैं वो इस तरह के खालिस्तान मूवमेंट या एंटी इंडिया सेंटीमेंट को फ्यूल करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ हद तक ISI ऑफ पाकिस्तान का भी हाथ है, विच एक्ट्स एज कंड्यूट टू फंड मनी फ्रॉम Canada, UK, US to support Khalistan movement in India. But Khalistan movement in general was not at all significant in current times. तब तक जब तक पिछले साल एक ऑर्गेनाइजेशन वारिस पंजाब डे लाइट में नहीं आया। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन वारिस पंजाब डे बनाया गया था 2021 में, 2021 में। एक पंजाब का ही एक्टर दीप सिद्धू था, उसने बनाया वारिस पंजाब डे नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल रखा गया टू फाइट फॉर द सिख राइट्स। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट। जो 3 फार्म बिल्स लाए गए थे, उन फार्म्स बिल में मेनली तो सिख फार्मर्स ही तो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया वारिस पंजाब डे, क्रिएटेड बाय ए पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू। लेकिन दीप सिद्धू की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई इन फरवरी 2022। और उसके बाद वारिस पंजाब डे का लीडरशिप संभाला अमृतपाल सिंह ने। और अमृतपाल सिंह ने वही तेवर अपनाए, वही तौर तरीके अपनाए जो जर्नैल सिंह भिंदरावाले के थे। ही वुड कॉल हिमसेल्फ ए वेरी ऑर्थोडॉक्स सिख एंड ही वुड ऑल्सो यूज ऑफेंसिव स्टेटमेंट अगेंस्ट Hindus and all. And he even said this rhetoric that Home Minister Amit Shah could meet the same fate as Indira Gandhi. इस तरह की वो बातें करने लगा। He would spoke out of खालिस्तान। तो ये अमृतपाल सिंह ने वारिस पंजाब डे का ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप संभाली आफ्टर दीप सिद्धू। दीप सिद्धू तो फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अमृतपाल सिंह ने वापस से खालिस्तान मूवमेंट को फ्यूल करने की कोशिश की जर्नैल सिंह भिंदरावाले स्टाइल में। अमृतपाल सिंह पकड़ा गया, कैप्चर किया पंजाब पुलिस ने। इसको रखा गया डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में इन असम। बट
जो हाल फिलहाल में ये सब इवेंट्स हुए हैं, वारिस पंजाब डे एंड अमृतपाल सिंह, इस कारण से खालिस्तान मूवमेंट वापस से न्यूज़ में आया है। हो सकता है सवाल पूछ ले मेंस में। आज ये आर्टिकल क्यों हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा 5 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया था 1984 में, 6 जून को जर्नैल सिंह भिंद्रावाले को मारा गया। सो दैट इज़ हाउ आज का दिन जो है वो 39 ईयर कंप्लीट हो जाता है ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार, व्हेन militant Jarnail Singh Bhindrawale and his followers were flushed out of Golden Temple. The next article is about OPEC, OPEC Plus, Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC Plus cutting oil output. So this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view, also important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. OPEC country, Organization of the Petroleum Exporting Country, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है इन वियना, ऑस्ट्रिया। इट वाज फाउंडेड इन बगदाद 1960। इसके फाउंडिंग मेंबर्स तो ये 5 ही थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुला। बाद में और भी मेंबर जुड़ते गए, टोटल 14 मेंबर्स हो गए। मुख्य गोल इनका है, क्योंकि ये दुनिया के मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन रखना चाहते हैं ताकि ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल्ड रखें। कहीं ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन हो गया तो ऑयल के प्राइसेस क्रैश कर जाएंगे और इस कारण से इन सारे ही देशों को नुकसान हो सकता है। तो आपस में कंपटीशन ना हो, एक तरह की आप समझिए कार्टेलाइजेशन कह लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपस में इनके कंपटीशन ना हो, कोऑर्डिनेटेड तरीके से ऑयल प्रोड्यूस करें ताकि ऑयल के प्राइसेस क्रैश ना हो। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ ओपेक ग्रुप बनाया गया। ओपेक कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो हार्डली दीज आर 14 कंट्रीज़, बट ओपेक हैज़ अबाउट 80% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व। देखिए कितना ज़्यादा कंट्रोल है इनका ऑयल रिजर्व के ऊपर। बाद में ओपेक प्लस भी एक ग्रुप बनाया गया। ओपेक प्लस इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ ओपेक ग्रुप, वेयर सम मोर कंट्रीज लाइक अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनाई, कजाकिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रसिया, सूडान आर कंसिडर टू बी मेंबर। बट मेनली जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं ओपेक कंट्रीज़, 14 कंट्रीज़ होल्डिंग अबाउट 80% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व। न्यूज़ में क्यों आया ओपेक प्लस? क्योंकि हाल फिलहाल में ओपेक ने वापस से फैसला लिया है कि ऑयल प्रोडक्शन को वो कट डाउन करेंगे बाई अबाउट 3.66 मिलियन बैरल पर डे, और जनवरी 2024 तक 1.4 मिलियन बैरल पर डे और कट डाउन करेंगे इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन ओवरऑल ऑयल प्रोडक्शन टू समवेयर क्लोज टू 40 मिलियन बैरल पर डे। ये हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है? क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन कट डाउन करेंगे तो ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाएंगे, जो इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि इंडिया की 80% ऑयल रिक्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट से ही मीट होती है। इंडिया की 80% एनर्जी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से ही मीट होती है। क्या कारण हो सकते हैं प्रोडक्शन को कट डाउन करने के पीछे? तो धीरे धीरे रसिया यूक्रेन वॉर जो है उसका जो इम्पैक्ट था ऑयल प्राइसेस पे वो नॉर्मलाइज हो रहा है। ऑयल प्राइसेस धीरे धीरे गिर रहे हैं, और चूँकि ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं तो उस ऑयल प्राइसेस को वापस से रिकवर कराने के लिए ऑयल प्रोडक्शन को कट डाउन किया जा रहा होगा शायद से। ओपेक कंट्रीज़ आर नाउ विलिंग टू मेक मोर प्रॉफिट फ्रॉम देयर ऑयल रिजर्व्स, इसीलिए वो प्रोडक्शन को कट डाउन कर रहे हैं ताकि प्राइसेस ऊपर जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हो सकता है कि रसिया ओपेक कंट्रीज़ को इनडायरेक्टली कोर्स कर रहा है, गाइड कर रहा है कि तुम ऑयल प्राइसेस को कट डाउन करो, क्योंकि रसिया भी तो ओपेक प्लस का तो मेंबर है ही, तो तुम ऑयल प्रोडक्शन को कट डाउन करो जिससे प्राइस ऊपर जाएगा। अभी चूँकि यूरोप जो है रसिया से ऑयल या गैस खरीद नहीं रहा है, यूरोप खरीद रहा है बाकी देशों से, ओपेक देशों से ऑयल या नेचुरल गैस खरीद रहा है। अभी रसिया ने कहा होगा ओपेक कंट्री से कि तुम प्रोडक्शन को कट डाउन करो, प्राइस ऊपर जाएगा, यूरोप को उससे नुकसान होगा, और यूरोप को इतना नुकसान कराओ कि यूरोप मजबूरी में रसिया के ऊपर लगाए हुए ट्रेड सैंक्शंस को लिफ्ट कर ले। ऑफकोर्स इंडिया के ऊपर तो काफ़ी सीरियस इंपैक्ट्स होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया अबाउट 80 to 85% ऑफ आवर ऑयल नीड्स आर मेड थ्रू इम्पोर्ट। दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर कट डाउन माइट मेक इंडिया मोर वल्नरेबल। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट माइट गो अप। यू कैन मग अप दिस डेटा। ये डेटा देखिए, एज पर इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ICRA, एवरी $10 पर बैरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल leads to the current account deficit of about 14 to 15 billion dollar, which is about 0.4% of the GDP। तो ये होता है, हर थोड़ा सा कट डाउन जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ा देता है बाई अबाउट 0.4% ऑफ द GDP। इस कारण से हमारे देश के अंदर महंगाई आ सकती है, रुपया हमारा और वीक हो सकता है, डेप्रिसिएट हो सकता है। तो दीज आर सम कंसर्न्स बिकॉज ऑफ
ओपेक प्लस डिसीजन टू कट डाउन ऑयल प्रोडक्शन। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट National Institutional Ranking Framework, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from education segment. National Institutional Ranking Framework ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हर साल रिलीज़ करती है, जिसमें हमारे देश के इंपॉर्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 5 क्राइटेरिया। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, किस तरह की टीचिंग हो रही है, कितना रिसर्च का काम हो रहा है, कितने प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, कितने ग्रेजुएट्स हर साल निकल रहे हैं, आउटरीच या इंक्लूसिविटी कितनी है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन से कितने अलग अलग डाइवर्स एरिया से लोग आते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से कितने अलग अलग डाइवर्स एरिया के लोग वहाँ पढ़ते हैं, एंड पीयर परसेप्शन, यानी कि बाकी सारे जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका क्या व्यू है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसके बेसिस पे हर साल नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क निकाला जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इससे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बीच में कॉम्पिटिटिवनेस का माहौल भी रहता है। तो अगर बात की जाए ओवरऑल कैटेगरी में, तो IIT मद्रास हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नंबर 1। यूनिवर्सिटीज़ में IISc बेंगलुरु और दूसरे नंबर पे JNU। कॉलेजेज में मिरांडा हाउस एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में एम्स इज एट द टॉप। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। गोपीनाथ बोरदोलोई जी, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ असम, इंडिपेंडेंट इंडिया का असम स्टेट का पहले चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बोरदोलोई जी। ही वॉज बॉर्न ऑन 6 जून 1890 एट रहाई नगांव, यानी कि आज उनका बर्थ एनिवर्सरी, जिस कारण से हम ये आर्टिकल कवर कर रहे हैं। तो गोपीनाथ बोरदोलोई जी के बारे में अगर पूछा जाए तो कुछ बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए। सो ही स्टडीड एट कॉटन कॉलेज एंड देन एट स्कॉटिश चर्च कॉलेज इन कलकत्ता, secured MA degree from Calcutta University in 1914, and later on he studied law and started legal practice in Guwahati. So इनका political life आप देख सकते हैं, started with 1922 when he joined Indian National Congress and entered politics. He was follower of Mahatma Gandhi and he followed Satyagraha movements of Mahatma Gandhi. Participated in non-cooperation movement. In 1933 he became मेंबर ऑफ गुवाहाटी म्यूनिसिपल बोर्ड। उन्हीं के एफर्ट्स के कारण आप मान सकते हैं कि गुवाहाटी हाई कोर्ट और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया गया। ही वांटेड टू हैव अ सेपरेट हाई कोर्ट एज वेल एज सेपरेट यूनिवर्सिटी फॉर असम। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने प्रपोज किया दैट प्रोविंशियल इलेक्शंस इन द कंट्री विल बी हेल्ड। तो अलग अलग प्रोविंसेस में फिर इलेक्शंस हुए, आसाम के अंदर भी इलेक्शंस हुए 1936 में। एंड बोरदोलोई जी गॉट इलेक्टेड एज अ लेजिस्लेटिव मेंबर बट कुड नॉट फॉर्म गवर्नमेंट, दैट इज वाई ही वॉज लीडर ऑफ द अपोजिशन। मोहम्मद सदुल्ला ऑफ यूनाइटेड आसाम यूनाइटेड पार्टी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आसाम। उस टाइम में आज़ादी से पहले प्रोविंशियल लेवल के जो लीडर होते थे, जो एग्जीक्यूटिव हेड होते थे, उनको प्राइम मिनिस्टर ही कहा जाता था। तो मोहम्मद सदुल्ला बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आसाम 1936। बट मोहम्मद सदुल्ला फ्रॉम आसाम यूनाइटेड पार्टी ये लंबे समय तक सरकार चला नहीं पाए, उनको रिज़ाइन करना पड़ा 1938 में। एंड दैट इज़ हाउ गोपीनाथ बोरदोलोई बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ आसाम इन 1938। और मोहम्मद सदुल्ला धीरे धीरे वो रेडिकल इस्लामिस्ट होने लगे। ही लेटर ऑन जॉइंट मुस्लिम लीग ऑल्सो। और मोहम्मद सदुल्ला जब पावर से बाहर चले गए 1938 में, गोपीनाथ बोरदोलोई बन गए PM, तो मोहम्मद सदुल्ला धीरे धीरे बंगाल से कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स, मुस्लिम माइग्रेंट वर्कर्स को लाकर के आसाम में सेटल कराने लगे इन ए होप कि अगर कभी मुस्लिम देश बनता है पाकिस्तान, तो आसाम वाला जो स्टेट है, आसाम वाला जो रीजन है, इसके अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होनी चाहिए तब तक कि आसाम भी मुस्लिम प्रोविंस में काउंट हो और पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए। तो ये मोहम्मद सदुल्ला की प्लानिंग थी। एंड दैट इज़ हाउ ही प्रमोटेड सेटलमेंट ऑफ मैनी मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्रॉम बंगाल टू आसाम। लेकिन आप मान सकते हैं कि गोपीनाथ बोरदोलोई जी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो यही है कि उन्होंने आसाम की सोसाइटी को इस तरीके से कन्विंस किया कि माउंटबेटन प्लान जब रखा गया तो बंगाल और पंजाब में फैसला हुआ कि यहाँ पे वोटिंग होगा और फिर फैसला होगा कि बंगाल या पंजाब जो है वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या फिर अलग देश पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो वोट करने वाले थे। बंगाल और पंजाब में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वोट करने वाले थे। लेकिन सिलहट में रेफरेंडम हुआ और मोहम्मद सदुल्ला और उनके सपोर्टर्स जो थे वो चाहते थे कि आसाम के अंदर भी रेफरेंडम हो और आसाम रेफरेंडम के बेसिस पर डिसाइड करे कि वो
पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या कि नहीं। लेकिन गोपीनाथ बोरदोलोई जी के जो एक कंटिन्यूअस एफर्ट्स चला रहे थे वो 1940 से ही असमीज़ लोगों के बीच में कंसियसनेस beyond the religious lines, beyond the communal lines, he developed a consciousness, Assamese consciousness, Indian consciousness amongst the local inhabitants of Assam, कि मोहम्मद सदुल्ला के बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी द प्रपोजल ऑफ रेफरेंडम इन असम टू डिसाइड वेदर इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया और Pakistan was also rejected. Forget about being referendum in Assam. The proposal of being referendum in Assam, proposal of conducting referendum in Assam was also rejected. Assam में referendum हुआ भी नहीं. That could be considered as greatest contribution of Gopinath Bordoloi ji. And Gopinath Bordoloi was, that is how, honored as Lokpriya by the then governor of Assam, Jairam Daulatram. He died on 5th August 1950 at the age of 60. And he was conferred Bharat Ratna award posthumously in 1990. In 2002, his life-size statue was unveiled in the Parliament House by Dr. APJ Abdul Kalam साहब। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पहला स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री। दूसरा स्टेटमेंट सही है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, दैट इज़ ट्रू, लेकिन इट इज़ नॉट बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इट इज़ बाई UNEP, सो सेकंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।